सबको पता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और परसों यानी कि 29 तारीख में आपका एग्ज़ाम है साइंस का। तो साइंस का एक पार्ट फिजिक्स, जिसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन का आज हम डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो अगर यही वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो लगभग फिजिक्स के 40 to 50% क्वेश्चन वो कर रहे होंगे। हालांकि गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हमारी वीडियो देखने के बाद आप 40 to 50% फिजिक्स का पार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप समय को ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आइए, चैप्टर नंबर 1 है। इससे अच्छा खासा पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो जैसे कि इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसी से दो परिभाषा पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई, जैसे ये हमने कोई तल ले लिया माना, ठीक है, जब कोई, और इस तल पर ये सूर्य के प्रकाश की किरण गिर रही है। गिरने का मतलब होता है इंसिडेंट होना, इसको बोलते हैं हिंदी में आपतित। आपतित किरण। तो आपने भी देखा होगा, जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पे या शीशे पे गिरती है तो टकराकर उसकी छाया बन जाती है, मतलब टकराकर वो वापस लौट जाती है किसी दूसरे माध्यम में या उसी माध्यम में। तो इस वक्त जब ये टकराकर वापस लौटती है तो हम इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, और हम यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों आपतन किरण। नंबर 2 परावर्तित किरण और नंबर 3 आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये तीनों के तीनों बच्चों कहाँ पर है? एक ही तल में। और यही है पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, दूसरा नियम लिख सकते हैं। वैसे पहला नियम इसका ये है, कोण I बराबर कोण R। ये मैंने आपको दूसरा नियम बता दिया जो पहले भी बताया था। पहला नियम क्या है इसका? कोण I बराबर कोण R। इसमें बच्चों बस तुम्हें यही याद रखना, कोण I बराबर कोण R, और इसी से आप थ्योरी लिख देंगे। कोण I का नाम होता है आपतन कोण और कोण R का नाम होता है परावर्तन कोण। दोनों ये बराबर हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम जो मैंने अभी बताया था, रिपीट कर रहा हूँ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर ज्यादा है, 4 चैप्टर हमें कवर करने हैं। ये हो गया आपका परावर्तन। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब आइए प्रकाश का अपवर्तन भी कवर करते हैं जल्दी से, फटाफट 2 मिनट में। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मान लिया ये एक तल है, एक तल, और इस तल ने किसी माध्यम को 2 में बांट दिया। ये माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम 2, सघन या विरल भी बोलते हैं इनको। तो यहां से माना कोई प्रकाश की किरण सूर्य से निकल रही है। मैंने बताया था ये किसी तल पर गिर रही है। गिरने का मतलब इंसिडेंट होना, और इंसिडेंट को हम बोलते हैं आपतित। तो इसका क्या नाम है? आपतित किरण। ठीक, अब ये आपतित किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अपने मार्ग से बच्चों थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, जैसे उसमें 2 नियम थे वैसे ही इसमें भी 2 नियम है। यहाँ पर ये हो गई आपतित किरण, और ये बच्चों अब परावर्तित नहीं हुई है। परावर्तित किसमें होती है? परावर्तन में, और इसमें होती है अपवर्तित। तो ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण, और यहाँ पे वही आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर एक खींच लेंगे हम अभिलंब। ये आपतन बिंदु, और इस पर खींचेंगे हम अभिलंब। थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे, थोड़ी इसको बोलेंगे हम ये क्या है? आपतन बिंदु, और ये है अभिलंब। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी?
कि आपतित किरण जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों ये भी कहां पर है, एक ही तल में। नियम नंबर 2, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन का मतलब है नियतांक, कोई भी कांस्टेंट। अब देखो साइन क्या होता है, साइन को हिंदी में हम बोलते हैं जीआर, और आई मैंने तुम्हें भी बताया ही था। आई क्या है, आपतित किरण से बनेगा आई अपवर्तन कोण, और आर वहां पर परावर्तन था, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन कोण। ये है आपका आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। तो यहाँ से नियम क्या बनेगा, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। और यही है बच्चों अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम कि जब कोई आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। इसको याद रखेंगे, फॉर्मूले को थोड़ी से बना देंगे कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। तो हमने पहला टॉपिक अपना कवर करा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बच्चों हम पहुंचेंगे अब दर्पण पर। दर्पण की कुछ स्थिति भी है, उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखो जैसे ये एक खोखला गोला ले लिया मैंने कांच का, और इसको दो भागों से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। एक ये बन जाएगा। इसकी अगर मैं बाहर पॉलिश कर दूं और इसमें कर दूं अंदर पॉलिश, ये एक तल इसमें उभरा हुआ होता है, एक दबा हुआ होता है। जैसे चम्मच देख लो तुमने, चम्मच में एक उभरा हुआ तल और एक दबा हुआ तल। तो जब उभरे हुए तल पे पॉलिश होगी तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और जब दबे हुए भाग पे पॉलिश होगी तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। बच्चों इससे 4-5 परिभाषा बनती है, उनमें से पूछ लेता है 2-4 नंबर में, उनको देख लेंगे। गोला है तो इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, बीच में होगा कहीं ना कहीं। इस सेंटर को हम सी से प्रेजेंट करेंगे, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब हम एक दर्पण ही ले रहे हैं, तो उज्जट अवतल दर्पण ले रहे हैं इधर, ठीक है। तो मैं एग्जाम में बढ़िया करके बनाना। इसका यहाँ पर केंद्र होगा। अवतल दर्पण के बीच में एक बिंदु मान लेते हैं, इसको बोलते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं और इसको बोलते हैं ध्रुव, पोलर। तो दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहाँ इसको बोला है C, यहाँ से यहाँ तक की हमने लाइन मिला दी। यहाँ C और P तक की दूरी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसको लिखेंगे R से। परिभाषा, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। 2 परिभाषा हो गई, 3 पॉइंट समझ लिए हमने अभी। सबसे पहले वक्रता केंद्र, उसके बाद ध्रुव, फिर वक्रता त्रिज्या। जल्दी से देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण के ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, परिभाषा कैसे लिखनी है आपको, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दर्पण का ध्रुव, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से पोलर तक के बीच की डिस्टेंस को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। लास्ट वन जल्दी से, एक तो ये लास्ट वन, इसको बेटा मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। अब आती है फोकस। फोकस पूछता है ज्यादातर एग्जामिनर। तो फोकस क्या होती है, देखो जैसे यहाँ से ये प्रकाश की आप वस्तु रखेंगे कहीं ना कहीं, वस्तु मुख्य अक्ष पे रखी जाती है हमेशा। ये 6 स्थिति हम पढ़ेंगे लास्ट में, तब देखेंगे।
जैसे ये माना वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन किन में होता है? लेंस में, और परावर्तन होता है दर्पण में। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए अपने, 3 4, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और फोकस। वक्रता केंद्र क्या था? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। दूसरा ध्रुव, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा वक्रता त्रिज्या, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। चौथा, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये 4-5 परिभाषा थी, देख लेंगे आप, मैं से पूछ लेता हूं कुछ। इसके बाद बच्चों एक है लेंस की क्षमता की परिभाषा। लेंस की क्षमता, ये मैं बाद में क्यों लाया? क्योंकि इससे पहले हमें फोकस समझना था, जो कि हम समझ चुके। लेंस की क्षमता, क्षमता मतलब पावर, इसको भी प्रदर्शित करेंगे पी से, और P बराबर बच्चों होता है 1/f मीटर में। ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा P बराबर 100/f, ये है बच्चों सेंटीमीटर में। तो परिभाषा क्या बनेगी? देखो यहां से परिभाषा, आप सिर्फ फॉर्मूले याद रखेंगे, फॉर्मूले से ही परिभाषा बन जाएगी, थ्योरी फॉर्मूले से ही बना देंगे। लेंस की क्षमता किसके बराबर है? 1/f। जब भी कोई चीज किसी के 1 के बटे में होती है तो हम उसको बोलते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो P किसके प्रतिलोम के बराबर है? F के प्रतिलोम के बराबर है। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक होता है बच्चों डायोप्टर, जिसे D से लिखते हैं। मात्रक क्या होता है इसका? डायोप्टर, जिसे हम D से लिखते हैं। इससे फॉर्मूले सवाल भी पूछ लेता है, तो मैं फोकस दूरी दे देगा, क्षमता पूछ लेगा, क्षमता दे देगा, फोकस दूरी पूछ लेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को बच्चों हम m से लिखते हैं। m बराबर d/u बराबर i/o, एक ये होता है। ठीक, और इनमें एक और होता है वैसे तो m बराबर माइनस का b/u बराबर i/o। m बराबर b/u माइनस का b/u बराबर i/o। तो देखो एक इनमें लेंस का है और एक दर्पण का है। तो पहले आप परिभाषा समझ लो, फिर उसके बाद देखेंगे दर्पण और लेंस के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, किसके लिए कौन सा। सबसे पहले m का मतलब है रेखीय आवर्धन। d का मतलब बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? हम b से लिखते हैं। ठीक, u है वस्तु की दूरी, इसमें आपको सारी चीजें बता दी। i प्रतिबिंब की लंबाई, और o मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। ठीक, परिभाषा देखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब एक फॉर्मूला और देखेंगे, यहां लिख देते हैं फॉर्मूले को। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e, ये लेंस का होता है। 1/v, f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e, ये लेंस का। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e, ये है लेंस के लिए। मैंने शायद आपको ये दर्पण के लिए बता दिया था, ये लेंस के लिए है और ये वाला है दर्पण के लिए। याद रखेंगे साइन का। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u किसके लिए? लेंस के लिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है दर्पण के लिए। ये दोनों फोकस दूरी के सूत्र हैं। यहाँ पर f फोकस दूरी, d जैसा कि मैंने भी बताया प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। ठीक है, जब दर्पण से रिलेटेड आएगा तो ये वाला लगाएंगे, लेंस से रिलेटेड आएगा तो ये वाला लगाएंगे। अब देखो इधर समझने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात। लेंस में यहाँ पर है माइनस,
ठीक है, तो इस वाले में होगा प्लस, लेंस में वहां पर माइनस है तो इस वाले में क्या होगा प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा लेंस के लिए आवर्धन सूत्र। वहां पर दर्पण में है प्लस तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये किसके लिए हो गया दर्पण के लिए। ठीक है, तो हमने 4-5 परिभाषाएं समझ ली हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, रेखीय आवर्धन और दर्पण लेंस की क्षमता। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेंगे यहाँ से और देख लेंगे अच्छे से। इनसे सवाल भी पूछा जाता है, इससे सवाल ज्यादा पूछने के चांसेस है, मैं बता दूंगा आपको एक बार। ठीक है, अब हम एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं, बाकी एक अलग टॉपिक तो रह भी जाएगा, उसको देखने में मोस्ट यहाँ पे करा जाता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब प्रतिबिंब बच्चों 2 टाइप का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम प्रतिबिंब की परिभाषा पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वास्तविक और आभासी तो आप अपने आप बनाइए। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, पिक्चर बनना किसी भी चीज की, पिक्चर इस समय लिख लो आप। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलने का प्रयास करती है। दोबारा समझेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलने का प्रयास करती है, तब उस बिंदु को हम पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो उसे हम उस बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? इसमें वास्तव में मिलेगी और इसमें मिलती हुई प्रतीत होगी। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु से टकराकर वास्तव में मिलती हुई मिलती है तो हम इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब भी आपका खत्म हुआ टॉपिक। आगे हम आएंगे अब सवाल पर। जैसे सवाल आपसे कैसे आ सकता है कि एक दर्पण, अच्छा दर्पण मैंने आपको बताया था, उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो अभी समझ लेंगे ऐसी एक परिभाषा और रह गई बच्चों आपकी वक्रता त्रिज्या की, उसको भी समझ लो पहले। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, ये भी पूछ लेता है, ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बच्चा f बराबर r/2 होता है। f क्या है आप जानते ही हैं, फोकस दूरी, और r क्या है वक्रता त्रिज्या। बटे 2 का मतलब आधा। कौन है आधा? वक्रता त्रिज्या, किसकी? फोकस दूरी की। तो यही इसमें संबंध है, f बराबर r/2, फोकस दूरी f बराबर r/2, फोकस दूरी मतलब इससे क्या बनेगा देखेंगे इधर, f बराबर r/2, दूसरा फॉर्मूला बन सकता है r बराबर 2f, दूसरा फॉर्मूला r बराबर 1, f बराबर r/2, 1 बनेगा r बराबर 2f। तो यहाँ से बनेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये इन दोनों में संबंध है। यहाँ से इनसे तुमसे सवाल भी आ जाता है कभी कभी, छोटा सा 1 नंबर। आगे हम देखेंगे अब सवाल इस वाले फॉर्मूले का। ये किसका था? लेंस का, दर्पण का। ये 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/b। देखिए इसमें ये f है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। आपको ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, या फिर ये दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा, मतलब इन तीनों में से कोई 2 दे देगा और 1 पूछ लेगा। जैसे सवाल है, नोट डाउन कर लेंगे कि किसी गोले दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है। कितनी है प्रतिबिंब की दूरी? b बराबर 2 सेंटीमीटर, और दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, मतलब दर्पण वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करो, f बराबर क्वेश्चन
दर्पण की बात करें तो दर्पण वाला सूत्र लगाएंगे, दर्पण वाला ये दर्पण वाला सूत्र क्या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें रख देंगे 1/f बराबर 1/v की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2, u की जगह कितना रखेंगे 10। 2 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 2 से 10 कट के कितनी बार 5 बार, और 10 से 10 एक बार, तो 5 और 1 6/10 आ गया 1/f। इसको पलट के लिखेंगे f बराबर 10/6। 6 से 10 को भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कवर हुआ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्थिति के बारे में। स्थिति आपकी जरूर आनी है एग्जाम में, इनको देख लेंगे एक बार। स्थिति दर्पण और लेंस की स्थिति है बच्चों, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि पोजीशन क्या क्या हो सकती है। एक बार दर्पण की स्थिति, ठीक है, हाँ, तो हम दर्पण की स्थिति पढ़ते हैं बच्चों। दर्पण कितने प्रकार के बताए मैंने आपको, अवतल दर्पण और नेक्स्ट बताया उत्तल दर्पण। जिन बच्चों ने शुरू से कुछ नहीं पढ़ा वो इस क्लास को ले सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ लिया है वो भी ले सकते हैं इस क्लास को। ठीक है, ये आपका बहुत फायदेमंद क्लास साबित होगी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, देखो वैसे ही लेंस भी 2 टाइप के होते हैं, अवतल लेंस और सेकंड उत्तल लेंस। राइटिंग तो सबको समझ में ही आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो समझने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में बच्चों 6 स्थिति होती है और उत्तल दर्पण में कितनी होती है 2। इसका उल्टा नीचे होता है, अवतल लेंस में 2 होती है और उत्तल लेंस में कितनी होती है 6। जल्दी से हम अवतल दर्पण की कवर करेंगे 6 की 6 स्थिति। इनमें से आपसे कुछ कोई सी भी स्थिति पूछ सकता है वो, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनने में सबसे पहली स्थिति जो है वो है बच्चों जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो अनंत पर। अच्छा मैंने आपको अवतल दर्पण पहले ही बता दिया था, पॉलिश कहां पर होगी, सब बोलेंगे उभरे हुए भाग पर। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके जो बीच में होता है वो ध्रुव होता है पोलर, इसका जो केंद्र होता है वो होता है वक्रता केंद्र C, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं F होता है, जैसा हमने पढ़ा था अभी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है आधी, S बराबर R/2। ठीक है, अच्छा अब देखो पहली स्थिति ये है कि जब वस्तु कहां पर हो अनंत पर हो। थोड़ा दोबारा बना लेते हैं, वस्तु कहां पर अनंत पर। आप प्रकार और स्केल की सहायता से बनाना, चित्र के ही नंबर है यहाँ पर P, और बिल्कुल स्ट्रेट खींचेंगे, यहाँ पर C ले लेंगे, इन दोनों के बीच में रख लेंगे। ठीक है, अब पहली स्थिति नंबर 1 क्या है, वस्तु अनंत पर। वस्तु कहां पर रखी बच्चों अनंत पर। तो वस्तु अनंत पर रखने का मतलब हमें पता नहीं कहां रखी है, तो हम मान लेंगे एक प्रकाश किरण इधर से आ रही है टकराएगी। अच्छा दूसरी बात देखो, अवतल दर्पण में क्या याद रखना है, पहली किरण टकराने के बाद F से निकलेगी, दूसरी किरण टकराने के बाद वक्रता केंद्र से निकलेगी। लेकिन अनंत वाली स्थिति में दोनों की दोनों किरणें कहां से निकलेगी, F से निकलेगी बच्चों। दोनों की दोनों किरणें कहां से निकलेंगी, F से। ये पहली किरण भी F से निकली, माना दूसरी किरण यहां से आ रही, आधी तो बहुत सारी है लेकिन हम 2 ही लेके चल रहे हैं, दूसरी कहां से निकली, ये भी F से। तो प्रतिबिंब कहां पर बना बच्चों, इसमें 3 चीजें आपको लिखनी है। पहला, सबसे पहला स्थिति, नंबर 2 पे आकार, तो 2 ही लिखो, 3 छोड़ो। स्थिति का मतलब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है। आकार का मतलब कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है। तो स्थिति हम देखेंगे तो बच्चों ये बन रहा है बिंदु के आकार का। कैसा बन रहा है, अच्छा वस्तु से तो छोटा ही होगा जब बिंदु के आकार का। और दूसरी चीज, एक और चीज आपको याद रखनी है, देखो ये जो किरणें हैं मिल रही है वास्तव में, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही, हमने जबरदस्ती नहीं मिलाई, टकराई वापस यहाँ पे मिली, टकराई वापस यहाँ पे मिली, तो ये वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा फिर, वास्तविक बनेगा। अभी मिलती हुई प्रतीत होंगी वो उत्तल दर्पण होंगी, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बिंदु के आकार का। आकार तो नीचे लिखेंगे, आकार तो नीचे लिखेंगे, इसमें लिखनी है स्थिति और कैसा बनेगा। इसका मतलब कहां बन रहा है, फोकस पर, दर्पण के फोकस पर। दर्पण आकार में वस्तु से छोटा, बिंदु के आकार पर, बिंदु के आकार। ठीक, ये आपकी पहली स्थिति कंप्लीट होती है। नंबर 2 आती है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। ठीक है।
अब देखो नंबर 2 आती है बच्चों दूसरी स्थिति, दर्पण सेम ही लेना, उत्तल दर्पण। दूसरी स्थिति है वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस मतलब है फोकस या मुख्य फोकस एक ही बात है। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे? सी से। मैंने सिंबल में लिख दिया है, आपका ऐसा आएगा स्थिति बनाइए जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता से एक दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण। जिस उत्तल दर्पण की पहचान उभरे हुए भाग पे पॉलिश, बीच में होगा ध्रुव, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सी, और सी और टी के बीच में हो जाएगा एफ, ठीक है, सी और पी के बीच में हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, वस्तु कहाँ पर रखनी है? एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच यहाँ रख देंगे। मैंने बताया आपको जब भी प्रकाश की किरण लेंगे दो लेनी है, पहली जाएगी वक्रता उससे फोकस से, दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से। पहले वाले में क्यों नहीं गई थी? क्योंकि हमें वस्तु पता नहीं थी कहाँ रखी थी, अनंत पर। तो यहाँ से ये वस्तु है, यहाँ से किरण चली और चलने के बाद टकराकर कहाँ से निकलेगी? एफ से। स्केल से बिल्कुल सीधी खींचनी है लाइन, स्केल नहीं है मेरे पास, तो स्केल से बोर्ड का ये एफ से, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से निकालनी है बच्चों? आपको दूसरी किरण निकालनी है आपको सी से, तो ये टकराई और टकरा के एफ से। दूसरी किरण आप सी से निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले दर्पण की तरफ जाएगी और टकराकर वापस आएगी। तो जहां पर भी ये मिल जाए वहीं बन जाएगा पृथ्वी, ये यहाँ मिल गई है, ठीक है। हाँ ये मिल रही है आपकी यहाँ। तो वही इसमें भी तीन चीजें लिखनी है आपको। सबसे पहला स्थिति और ये दो चीजें और आकार। स्थिति का मतलब कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक व वक्रता केंद्र से दूर, ऐसे बोल सकते हैं। वक्रता केंद्र के बीच आकार वस्तु से बड़ा है, ये हो गई आपकी दूसरी स्थिति, ठीक। अब आते हैं हम तीसरी स्थिति पे, देख लेंगे इसको भी। पहली स्थिति कहाँ थी? अनंत पर, अनंत पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, वास्तविक बनेगा वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों? बनाना कैसे? सबसे पहले दर्पण बनाना, उत्तल दर्पण, उसके बीच में ध्रुव ले लेंगे, यहाँ सी हो जाएगा, सी और पी के बीच में एफ हो जाएगा। बनाने की ट्रिक ये है, याद रखेंगे पहली किरण निकलनी है एफ से और दूसरी किरण निकलनी है वक्रता केंद्र से। तो देखो मैंने यहाँ से पहले, ये थोड़ा आपको साफ भी दिख रहा है, नहीं पता नहीं, इसको देख लेंगे। ये आप स्केल से बनाएंगे तो साफ ही बनेगा, ये स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट वही काटेगा। पहली बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वही काटेगा। पहली किरण कहाँ से निकली है? एफ से। दूसरी किरण तुम्हें निकालनी है वक्रता केंद्र से। पहले निकालने का जब ये लौट के आ जाए, ये पहले गई है इधर की तरफ, इधर गई है और वापस ही आ रही है, वापस आते समय किससे निकलेगी? ये सी से। तो फिर दोनों किरणें जहां पर काटेगी वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है, साथ में देखेंगे। ये होगी मुख्य अक्ष, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है, वस्तु से बड़ा और उल्टा। दूसरी स्थिति हो गई। तीसरी देखेंगे, तीसरी स्थिति है वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पर है? वस्तु वक्रता केंद्र पर। वस्तु वक्रता केंद्र पर जल्दी से करेंगे भाई, अभी 2-3 चैप्टर और करने हैं। ये इसका फोकस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया। वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर, तो ये रख देंगे। यहाँ से किरण गई, टकरा कर कहाँ से निकलेगी? एफ से। अब देखो दूसरी किरण हमें वक्रता केंद्र से निकालनी थी, लेकिन खुद ही वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी है, तो किरण कहाँ से निकलेगी? तो फिर दूसरी किरण भी कहाँ से निकलेगी बच्चों? एफ से। ये गई एफ से निकली और ये टकराकर जहां पर मिलेगी वहीं क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो लगभग वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब आपका, ठीक है। स्केल से बनाएंगे बिल्कुल यही। इसमें भी तीन चीजें, दो चीजें लिखनी है। सबसे पहले स्थिति और नंबर 2 आकार। अच्छा, तीसरी चीज जो मैं कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, वो प्रकृति थी बच्चों। प्रकृति इसी में मैंने मेंशन कर दिया, आप टेंशन ना ले। प्रकृति की इसी में मेंशन होगी। प्रकृति का मतलब कैसा बन रहा है? वास्तविक या आभासी? तो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक। और
स्थिति में एक तो प्रकृति देखनी है, प्रकृति हमारी वास्तविक हो गई, और कहां पर बन रहा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। आकार का मतलब देखो वस्तु के बराबर ही लगेगा, वस्तु के बराबर। इसके से आप बनाएंगे एग्जैक्ट वही काटे। ठीक, चौथी स्थिति, 4 स्थिति हो गई। पांचवी देखेंगे, पांचवी मुख्य फोकस पर, वस्तु मुख्य फोकस, मुख्य फोकस का मतलब है एफ पर। तो दर्पण बनाएंगे फिर से, वाले को प्रयोग यहाँ पर, ये हो गया इसका मुख्य, यहाँ पर P, यहाँ पर P, और इन दोनों के बीच में है। वस्तु कहाँ लेनी है अब की बार? मुख्य फोकस पर। तो यहाँ रख देंगे, किरण टक जाएगी, टकराएगी और एफ से निकलेगी। ठीक है, ये थोड़ी ताप्ती बन रही है। दूसरी किरण कहाँ से निकालिए? सी से। तो पहले जानी भी चाहिए दर्पण की तरफ, तभी तो सी से निकालोगे आप लोग, सी से। अब इसको बिल्कुल सी से निकालना है, ये। तो आप देखेंगे किरण कहीं नहीं मिल रही है, मिलेंगी नहीं, तो ये अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, किरण कहीं नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में लिख देंगे वास्तविक और प्रतिबिंब का मतलब अनंत, और आकार तो वस्तु से बड़ा ही होगा। पढ़ेंगे हम लेंस की स्थिति। तो लेंस में उत्तल लेंस से 6 बनती है, हम 6 वाली पढ़ रहे हैं, 2 वाली देख लेंगे आप। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नंबर 1 उत्तल लेंस। देखो लेंस की पहचान, लेंस भी 2 टाइप होता है, एक उत्तल और एक अवतल। जल्दी से समझ लेंगे। उत्तल लेंस ऐसे बनता है बच्चों, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला। ये सही करके बना लिए। सबसे पहले हमें लेंस बनाना है उत्तल लेंस। इसमें भी मुख्य अक्ष लेनी है, वहां पर वक्र का केंद्र होता था, यहाँ पर होता प्रकाशिक केंद्र O। यहाँ पर क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। उसमें एक फोकस होता था, इसमें 2 फोकस होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। ठीक है, प्रथम फोकस का भी दूसरा फोकस और द्वितीय फोकस का भी दूसरा फोकस। तो इधर होता है बच्चों लेफ्ट हैंड में F1 और इधर F2। फिर यहाँ पर 2F1 और इधर को 2F2। ठीक, अब सबसे पहली स्थिति, सबसे पहली स्थिति है वस्तु जब 2F1 और अनंत के बीच हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत व 2F1 के बीच। अनंत तो सारा इधर होगा और 2F1 ये रहा। ठीक है, तो वस्तु कहां पर है? अनंत और 2F1 के बीच, यहां पर रख देंगे। तो ये किरण जाएगी, दर्पण में टकराकर वापस लौट के, ध्यान रखेंगे लेंस में ऐसा कुछ नहीं है। लेंस में टकराकर कहां से निकलेगी? F2 से। और जैसे वहां पर F से निकल रही थी, इसमें F2 से निकलेगी। वहां पर C से निकल रही थी, इसमें O से निकलेगी। दूसरी किरण कहां से निकलेगी बच्चों? O से। टकराने के बाद जहां पर ये मिल जाए वही बन जाएगा इनका प्रतिबिंब। तो तुम जब इसको बनाओगे तो ये तुम्हारी इस पर मिलेगी जाकर 2F2 पर। स्केल से बिल्कुल वहीं पर आएगी बच्चों, ये 2F2 पर। इसमें भी तुम्हें स्थिति, प्रकृति और आकार लिखना है। स्थिति का मतलब कहाँ बन रहा है, तो कहाँ पर बन रहा है? 2F1 पर। प्रकृति का मतलब कैसा बन रहा है? वास्तविक। और आकार का मतलब वस्तु से बड़ा या छोटा। तो देख लेंगे वस्तु से बड़ा है ये। ठीक है, दूसरी स्थिति पहली हो गई है। दूसरी स्थिति वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है, अनंत वाली स्थिति देख लेंगे। इसमें भी लेंस बनाएंगे। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O। सीधे हाथ उल्टे हाथ पे F1, फिर F2, इधर 2F1 और इधर को बना देंगे 2। वस्तु कहाँ पर है? अनंत का मतलब पता नहीं, तो प्रकाशिक केंद्र ये वस्तु जाएगी अनंत से, टकराकर कहाँ से निकलेगी? F2 से। ये भी कहाँ से निकलेगी? F2 से। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बच्चों? द्वितीय फोकस पर, वास्तविक बिंदु के आकार। ये 2 स्थिति हो गई आपकी। तीसरी वाली स्थिति देखेंगे, जब वस्तु 2F1 पर हो। तीसरी वस्तु कहां पर हो? 2F1 पर।
लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर F हो गया, 0 हो गया, सॉरी O हो गया प्रकाशी के, इधर F1, इधर 2F1, F2 और ये 2F। वस्तु कहाँ पर है? 2F1 पर, यहाँ पर। तो किरण जाएगी टकरा कर कहाँ से निकलेगी? F2 से। और दूसरी किरण कहाँ से निकालनी है बच्चों आपको? O से। एक बार ये देख लेंगे, यही है स्थिति 2F1 पर। इसमें भी कहाँ पर निकलेगी ये? इससे। इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। इसमें होती है बच्चों 2F2 पर। अभी हमने जो पढ़ी थी ना इस वाली, तो इस वाली में 2F2 पर नहीं होती है, इसमें 2F2 से थोड़ी इधर काट रही थी, आपने देखा होगा, वो 2F1 इसमें होती है 2F2 पर। तो इसकी भी क्या लिखेंगे? स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति का मतलब कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है? 2F2 पर। प्रकृति का मतलब वास्तविक, और आकार का मतलब वस्तु से बड़ा है या छोटा। ठीक है, अगली स्थिति चौथी स्थिति है जब वस्तु प्रथम फोकस F1 पर हो। वस्तु कहाँ पर हो? F1 पर। लेंस बनाएंगे फिर से, उत्तल लेंस। दो स्थिति और बची है इसके बाद इसकी। यहाँ पर O हो जाएगा, इधर F1, इधर 2F1, इधर F2 और इधर 2। वस्तु कहाँ पर है? F1 पर। तो ये जाएगी, टकराएगी और कहाँ से निकलेगी? F2 से। स्केल से जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे काटेगी। दूसरी किरण कहाँ से निकालनी है बच्चों? F2 से, इससे O से, प्रकाशिक केंद्र O से। तो ये देखो कहीं पर नहीं जाकर, इसको बोलेंगे हम अनंत। इसकी भी स्थिति देखनी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर, वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनेगा। ये हो गई चौथी आपकी। पांचवी और छठी। पांचवी स्थिति है बच्चों जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। फोकस तथा लेंस। अच्छा, वस्तु रखनी कहाँ पे है? इसका भी ध्यान रखेंगे, वस्तु हमेशा उल्टे हाथ पे रखेंगे, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। लास्ट वाली वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो गई, इसको देख लेंगे। हाँ, वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले दर्पण, लेंस बनाएंगे। ये हो गया इसका, ये O, इधर F2, इधर 2F, इधर F1 और इधर 2F। वस्तु कहाँ पर है? फोकस और लेंस के बीच, यहाँ रखेंगे इसको। और ये कहाँ से निकलेगी? F2 से। दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी बच्चों? O से निकलेगी। जब आप इसको बनाएंगे तो दूरी आगे को बढ़ती चली जाएगी और पीछे को बढ़ती चली जाएगी। तो इसको डॉट डॉट करके मिला देंगे पीछे, जहाँ तक भी जाती है, जहाँ पर भी जाकर मिलेगी बिल्कुल सीधी करके मिलाएंगे। तो ये यहाँ पर मिलेंगे लगभग किससे दूर? 2F1 से दूर। तो इसकी स्थिति कैसा बन रहा है? आभासी, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 2F1 से दूर बनेगा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा बनेगा, बाकी में वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आगे लास्ट स्थिति इसकी बचती है, देखेंगे एक बार। अनंत पर हो गया, अनंत और 2F1 के बीच हो गया, पूरा अनंत पर हो गया। अगला 2F1 पर हो गया, तीसरा। चौथा एक और रह गया F1 तथा 2F1 के बीच, लास्ट F1 तथा 2F1 के बीच, ये लास्ट है। यहाँ पर वो हो गया, इधर F2, इधर 2F2, इधर F1, इधर 2F1। कहाँ पर है वस्तु? इसमें F1 तथा उसके बीच, F1 तथा 2F1 के बीच। यहाँ वस्तु यहाँ रखेंगे, टकराकर कहाँ से निकलेगी? F2 से। दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी? लेंस। तो ये देखो, ये काटेगी लगभग इससे दूर। इसमें भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, 2F2 से दूर बनेगा। ये आपकी 6 की 6 स्थिति में चैप्टर यही खत्म करते हैं। अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका दूसरा वाला। ये इतने क्वेश्चन आप कर लेना। सवाल इससे पूछता है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र से, जो कि क्या था? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इससे पूछ लेता है। ठीक है, अगला चैप्टर बच्चों आपका है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जरूर। मानव नेत्र
तथा रंगों का इंद्रधनुष। उस क्वेश्चन को आप बुक से कर लेंगे। सब पहला क्वेश्चन है वो कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मैं आपको छोटी छोटी परिभाषा करवा दे रहा हूँ। उसके कई पार्ट है, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, ये वगैरह सब नेत्र लेंस, काचाप द्रव, जलीय द्रव, ये सब उसके पार्ट है। चित्र है उसमें अच्छा खासा, उसको बना लें। मैं आपको दृष्टि दोष समझा देता हूँ बच्चों, वो आते हैं। दृष्टि दोष दो टाइप के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जल्दी से 5 मिनट में कवर करेंगे इसको। निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष। तो देखो, व्यक्ति की आंख में जो दोष होगा आप ऐसे याद रखेंगे, जो दोष है उसकी वस्तु उसको दिखाई देगी, दूसरी वाली नहीं दिखाई देगी। सपोज दैट निकट दृष्टि दोष है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु को निकट की वस्तु तो दिखाई देती परंतु एक निश्चित बिंदु से दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मैंने बताया जो दोष है वही वाली वस्तु दिखाई देगी और दूसरी वाली नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष देखने में तो ऐसा लगेगा कि दूर दृष्टि दोष है तो दूर की नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन दूर की दिखती है, पास की नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष की परिभाषा कि जब वस्तु को जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु एक निश्चित दूरी से पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इनके कारण और निवारण भी पूछता है आपसे, इसका क्या कारण होता है और निवारण क्या होता है, और इसका क्या कारण होता है और निवारण क्या होता है। निवारण के लिए बच्चों इसमें लगाएंगे उत्तल लेंस और इसमें लगाएंगे अवतल लेंस। कारण इसका कारण देखेंगे। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के 2 कारण हैं और इसके भी दूर दृष्टि दोष के भी 2 कारण। सबसे पहला, नेत्र लेंस व वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। नेत्र लेंस व वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। दूसरा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। उसका उल्टा कर देंगे। इसका क्या था? नेत्र लेंस व वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, तो इसका केवल नेत्र लेंस व वक्रता त्रिज्या का कम हो जाना। इसका क्या था? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, तो इसका नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। लास्ट परिभाषा एक और समझ लेंगे जल्दी से। समंजन क्षमता क्या होती है? देखो, जब एक स्वस्थ आंख निकट दूर की वस्तु को देखती है तो वो अपने आंख की फोकस दूरियों को बढ़ाती है या कम करती है। फोकस दूरी को परिवर्तित करना, इस प्रकार परावर्तित करना क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। दोबारा सुनेंगे, जब एक स्वस्थ आंख निकट व दूर की वस्तु को स्पष्ट देखती है तब वह अपने नेत्र की फोकस दूरी को कम करने का प्रयास करती है। नेत्र की फोकस दूरी का इस प्रकार बढ़ना, परिवर्तन होना क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। 4-5 परिभाषा थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो आपको बहुत फायदा देने वाली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।